हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आप सबको स्वागत है ज्ञान गेट पर। ठीक है, ज्ञान से उड़ान तक। आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी का जीव जनन कैसे करता है ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीव जनन कैसे करते हैं इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, जनन क्या है। जनन वह एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कई जीव अपने समान प्रकार के नए जीवों का निर्माण करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन। ठीक है, इसका परिभाषा जो है, जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कई जीव अपने समान प्रकार के नए जीवों का निर्माण करता है, उसे हम लोग जनन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अपने सेम टू सेम प्रकार के, मतलब कॉपी पेस्ट, अगर कोई नया जीव जो बनाता है ना, उसे हम लोग जनन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसे शॉर्ट लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि एक जीव चाहे वह पौधा हो या जानवर, ठीक है, अपने जैसा नए जीवों का निर्माण करता है या बनाता है ताकि उसके अस्तित्व समाप्त ना हो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जीव का जनन करते हैं, क्योंकि देखो चाहे पेड़ हो या पौधा, ठीक है, अगर जीव जनन ही नहीं करेगा तो क्या होगा, सारा चीज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हम लोग को जनन करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो जनन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि जनन की आवश्यकता क्यों होती है। देखो, प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, एक पॉइंट में आ जाएगा प्रजाति का अस्तित्व बनाने के लिए। ठीक है, अगर जीव जनन ना करे तो कुछ समय बाद सब मर जाएंगे। जैसे मान लो, अगर जैसे पेड़ पौधा ही है या मानव ले लो। ठीक है, अगर नया जब बच्चा जन्म नहीं लेगा तो बताओ कुछ समय के बाद, मान लो कि आज से कोई भी बच्चा जन्म नहीं लेगा। ठीक है, अगर आज से कोई बच्चा अगर जन्म नहीं लेगा तो कुछ समय के बाद अभी जितना मनुष्य है, तो अगर नया जीव बन भी नहीं करेगा तो सब जो अभी जितना जीव है सारा मर जाएगा। तो उसका क्या होगा, उसका अस्तित्व जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीवों का जनन करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा पॉइंट में आ जाएगा संख्या में वृद्धि। ठीक है, देखो अगर हम जैसे अभी मान लो कि कोई जानवर ले लेते हैं। ठीक है, कोई जानवर है तो उसका संख्या अभी 100। ठीक है, अगर वो जनन नहीं करेगा तो उसका जो संख्या है उतना ही रह जाएगा, धीरे धीरे उसका अस्तित्व भी खत्म होने लगेगा। तो संख्या में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, संख्या में वृद्धि करने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और नई पीढ़ियां पैदा होती है। जैसे जैसे जनन होते जाएगा, न्यू जनरेशन जब बढ़ते रहेगा तो नई पीढ़ियां पैदा होती है। ठीक है, क्या होती है, नई पीढ़ियां। उसके बाद विकास भी होता है। इसमें जो है जीव जनन से ना विकास भी होता है, एवोल्यूशन। ठीक है, जैसे कि अगर जनन से गुणों का आदान प्रदान होता है। जैसे देखो, अगर किसी का कोई जानवर है या कोई मानव है, ठीक है, उसके अंदर कुछ गुण है। ठीक है, मान लो उसके अंदर ABC ऐसे कुछ गुण है। ठीक है, तो उसका जो दूसरा जब कोई बच्चा जब जन्म लेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इसका कुछ गुण उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो गुणों का जो है आदान प्रदान होता है, जिससे नई विशेषताएं विकसित होती है। ठीक है, उससे क्या होते हैं, जिससे नई विशेषताएं विकसित होती है। ठीक है, इसमें कुछ देखो, जनन की आवश्यकता क्या होती है। सबसे पहले प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए,
ठीक है। अगर जीव जनन नहीं करेगा तो कुछ समय बाद सब मर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा में आ जाएगा संख्या में वृद्धि, नई पीढ़ियां पैदा होती है इससे। उसके बाद विकास, जनन से ही गुणों का आदान प्रदान होता है जिससे नए जीवों का विकसित होती है, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कुछ, इसीलिए हम लोग जीव जनन करते हैं, ठीक है। जनन की आवश्यकता इसलिए होती है, ठीक है। फर्स्ट में आ जाएगा प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, उसके बाद दूसरा में संख्या में वृद्धि, उसके बाद तीसरा में विकास, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। देखो, जनन जो है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, ठीक है। देखो, फर्स्ट में आ जाएगा अलैंगिक जनन, ठीक है, प्रकार हो गया अलैंगिक जनन, और उसके बाद आ जाएगा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो है इसमें माता पिता की संख्या जो है उसमें एक होता है, ठीक है। इसमें गैमेट्स का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। गैमेट्स मतलब होता है शुक्राणु और अंडाणु का मिल करके जो बनता है उसे हम लोग गैमेट्स कहते हैं, ठीक है। बाद में इसके पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसका उदाहरण ले लेते हैं। इसमें गैमेट्स का निर्माण नहीं होता, जैसे अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद लैंगिक जो है ये अलैंगिक हो गया। ये लैंगिक जनन जो है इसमें माता पिता की संख्या दो होती है, ठीक है। एक मेल एक फीमेल होता है, एक मेल प्लस फीमेल, ठीक है। तो इसमें माता पिता की संख्या दो होता है। इसमें गैमेट्स का निर्माण होता है, जैसे इसका उदाहरण में हो गया मनुष्य, पौधा, ठीक है, ये सब। तो इसका जो जनन जो है मुख्यतः कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक में आ गया अलैंगिक जनन और दूसरा में आ गया लैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन में माता पिता सिर्फ एक ही माता रहेगा तो काम चल जाता है, एक ही पिता रहेगा तो काम चल जाता है, ठीक है। उसमें नया जीव का निर्माण हो जाता है। अगर एक माता है तो इससे भी नए जीव का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और पिता रहेगा तो इससे भी नए जीव का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसमें गैमेट्स का नहीं बनता, इसमें गैमेट्स का निर्माण। इसका उदाहरण में है अमीबा और ईस्ट, ठीक है। और लैंगिक जनन में इसमें माता और पिता दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है। इसमें दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें जो है गैमेट्स का निर्माण होता है, जैसे कि मनुष्य और पौधा हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अलैंगिक जनन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, अलैंगिक जनन। अब इसके बारे में जानेंगे हम लोग। अलैंगिक जनन, इसका परिभाषा देख लो। इसका परिभाषा जो है, जब केवल एक ही जीव, ठीक है, एक ही पेरेंट अपने जैसी नई जीव का निर्माण करता है, ठीक है, और इसमें गैमेट्स जो बताए थे पीछे कि शुक्राणु और अंडाणु, इसको हम लोग बोलते हैं गैमेट्स। जब दोनों मिलता है ना उसको बोलते हैं गैमेट्स, ठीक है। का कोई मिलन नहीं होता है तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में क्या है? जब केवल एक ही जीव, ठीक है, एक ही जीव, एक वन पेरेंट, ठीक है, अपने जैसी नई जीवों का निर्माण करता है और इसमें गैमेट्स जो है शुक्राणु और अंडाणु का कोई मिलन नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, तो इसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हम अलैंगिक जनन में सिर्फ एक पेरेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देख लो, इसमें जो है इसमें बनने वाला नया जीव बिल्कुल माता पिता के जैसा होता है, ठीक है। इसमें जो है बनने वाला नया जीव जो है ना वो बिल्कुल माता पिता जैसा होता है, ठीक है, एकदम कॉपी पेस्ट, ठीक है, कॉपी पेस्ट का होता है, ठीक, एकदम एग्जैक्ट, ठीक, एकदम मतलब जो है ना एकदम हूबहू, ठीक है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी विशेषताएं में है इसमें केवल एक माता या एक पिता की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये अलैंगिक जनन के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है केवल एक माता या पिता की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ये जो है ये तेजी से जनन करता है।
इसकी जो जनन करने की प्रक्रिया जो है ना वो बहुत तेजी होता है, ठीक है, फास्ट पूरा होता है, ठीक है, तेजी से ये जनन कर लेता है। क्योंकि देखो इसमें माता पिता की आवश्यकता नहीं होता है, सिर्फ एक पेरेंट से ही ये जनन कर लेते हैं, तो इसमें समय की क्या आवश्यकता है, ये तुरंत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा में है, इसमें शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन नहीं होता है। इसमें जो है शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं होता है, ठीक है, अलैंगिक जनन में, ठीक है, अलैंगिक जनन में शुक्राणु और अंडाणु का इसमें मिलन नहीं होता है। ठीक है, इसमें शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन नहीं होता है। इसमें जो है, इसमें संतान जो है एक जैसा होता है, जो अभी पीछे बताए, एकदम कॉपी पेस्ट। उसके बाद इसमें है 5 पॉइंट में कि अधिकांश सूक्ष्म जीव और कुछ पौधे में पाए जाते हैं। ये जो अलैंगिक जनन जो है ना, ये सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीव, ठीक है, जो कुछ बैक्टीरिया हो गया, ये सब इसमें अलैंगिक जनन का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है, प्रयोग करता है। क्योंकि ये वन पेरेंट है, तो वन पेरेंट, और जैसे कुछ बैक्टीरिया हो गया, कुछ वायरस हो गया, ठीक है, जो है वो वन पेरेंट, क्योंकि देखना उसका तुरंत कॉपी पेस्ट तुरंत कुछ मिनट या कुछ सेकेंडों में बना लेता है, ठीक है, अलैंगिक जनन। अब देखो नेक्स्ट, अलैंगिक जनन के प्रकार है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में, ठीक है। अलैंगिक जनन जो है वो कितने प्रकार का है, ठीक है, इसके बारे में अब हम लोग जान लेंगे। देखो उसके बाद फर्स्ट में आ जाएगा द्विखंडन। द्विखंडन जो है ये क्या है, देखो जब एक जीव का शरीर 2 समान भागों में विभाजित होकर नए जीव बनाता है तो इसे हम लोग द्विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, जब एक जीव का शरीर 2 समान भागों में विभाजित होकर 2 नए जीव बनता है तो इसे हम लोग द्विखंडन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये अमीबा, ये क्या है, ये अमीबा है, तो अमीबा जो है वो द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा ईस्ट, इसके बारे में हम लोग भी जानेंगे। ये जो है ये अमीबा है, क्या है, ये अमीबा, ठीक है। ये वन पेरेंट का होता है, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है, अमीबा। इसके अमीबा जो है ना, इसके अंदर सारा चीज़, ये इसका केंद्रक हो गया, इसका केंद्रक यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या करता है, इसका जो केंद्रक है ना ये भी टूट करके ना नया जीव बना लेता, उसका मैं भी अभी वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है, थोड़ा देख लो। ये जो है, ये जो है ना ये है अमीबा, ठीक है। अब ये जनन कैसे करेगा, अब ये थोड़ा देख लो। ये देखो टूट रहा, टूट करके नया बन गया, बन करके फिर नया नया अलग अलग हो गया ना। देखो ये एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, ठीक है, और एक यहाँ। तो इसमें क्या हुआ है, पहले कितना था इसमें, देखो फिर से एक बार दिखाते हैं। देखो ये टूट गया, टूट करके एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, इसका सेल जो है अलग अलग भागों में बंट गया, तो ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है ना ये होता है द्विखंडन विधि, ठीक है। ये क्या है, ये द्विखंडन विधि है। देखो अलग अलग पार्ट में बंट गया ना, और सारा चीज एक साथ आकर के इसका भी जो गुण और इसका गुण और इसका गुण और इसका गुण, सारा गुण बराबर रहता है, ठीक है, समान रहता है। अब हम लोग देखेंगे इसकी प्रक्रिया,
द्विखंडन जो है ना, इसकी प्रक्रिया के बारे में अब हम लोग जानेंगे। ये जो है, ये माता जीव, ठीक है, पेरेंट सेल का नाभिक 2 भागों में बंट जाता है। अभी दिखाए ना, जैसे ये अमीबा ले लिया, ठीक है, ये अमीबा ले लिया, तो इसमें ये सेल है, ठीक है, इसका ये न्यूक्लियस है। तो इसमें क्या होता है कि ये जब ये टूट करके, ठीक है, जब आगे जब धीरे धीरे इसका जो बढ़ता है, तो इसके बाद ये क्या होता है, इसका जो नाभिक जो है, ये भी 2 भाग में टूट जाता है, ठीक है, ये भी 2 भाग में टूट जाता है और नया जीव बना लेता है, ठीक है, ये भी 2 भाग में टूट जाता है। इसमें देखो, इसका जो माता जो सेल है, पेरेंट जो सेल है का नाभिक न्यूक्लियस, ठीक है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है और नया जीव बनाता है, ठीक। अब इसमें देखो, फिर कोशिका द्रव सेंट्रोप्लाज्म भी 2 भागों में बांट जाता है, ठीक है। इसमें जो है, इसका प्रक्रिया में क्या है, द्विखंडन विधि का। तो इसमें देखो, फर्स्ट में क्या है कि इसका जो नाभिक है वो भी 2 भागों में बांट रहा है। उसके बाद इसका जो कोशिका द्रव है वो भी 2 भागों में बांट रहा है। मतलब टोटल सारा प्रक्रिया ये 2 भागों में बांट जाता है, ठीक है। ये सारी जो प्रक्रिया है अमीबा या पैरामीशिया में होता है। जो अभी इमेज जो दिखाए थे, ठीक है, वो अमीबा था और एक था पैरामीशिया, ठीक है, ये अमीबा और ये पैरामीशिया, ठीक है। ये सारा प्रक्रिया अमीबा और पैरामीशिया में होता है, ठीक है। तो अमीबा में द्विखंडन विधि होता है और पैरामीशियम में भी द्विखंडन विधि होता है। तो ये हमेशा याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि खंडन विधि, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। अब हम लोग खंडन विधि देखेंगे। खंडन विधि जो है वो क्या है कि जब किसी जीव का शरीर टुकड़ों में बंट जाता है और हर टुकड़ा नए जीव बन जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं खंडन, ठीक है। जैसे मान लो ये कुछ नहीं, रुको, इसको मिटाता हूँ। ये कुछ जीव है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये वापस में जा करके कभी कुछ हुआ इसके साथ घटना और ये टूट गया। तो इसका जो हेड है, तो हेड से जा करके ये फिर नया निर्माण कर लिया पूरा शरीर को। उसके बाद ये इसका जो हाथ है, इससे भी ये पूरा निर्माण कर लिया, ठीक है। इसका जो पैर भी है ये भी टूट गया, तो इससे भी ये अपना पैर से पूरा शरीर का निर्माण कर लिया, ठीक है। तो ये जो पूरा एक ही, मतलब इसका जो है, इसका हर टुकड़ा नया खुद का शरीर पूरा अगर डेवलप कर रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं खंडन, ठीक है। इसमें क्या है, जब किसी जीव का शरीर टुकड़ों में बंट जाता है और हर टुकड़ा नए जीव बनाता है, ठीक है, नए जीव बनता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं खंडन, ठीक है। जैसे कि अभी इसका ये हेड है, तो हेड टूट करके फिर नया पूरा शरीर का निर्माण कर लिया। उसके बाद इसका हाथ है, तो हाथ से पूरा शरीर का निर्माण कर लिया। उसके बाद इसका पैर है, तो पैर से पूरे शरीर का निर्माण कर लिया, ठीक है। तो ये प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, खंडन विधि, ठीक है। अब देख लो नेक्स्ट में, इसका उदाहरण में देख लो। पहले रुको, इसको मिटाने दो। इसमें कुछ प्रॉब्लम आया क्या, समझ में आया तो बताना। इसका उदाहरण देख लो, स्पाइरोगायरा जो है ना, वो सेम इसी प्रकार का होता है, ठीक है। और हरी शैवाल, ग्रीन एल्गी जो है ना, यह एक लंबी तंतु जैसा होता है। इसकी संरचना जो है ना, इस प्रकार का होता है। इस प्रकार की इसकी संरचना होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मान लो कि ये पार्ट टूट करके यहाँ आ गया और ये पार्ट टूट करके
यहाँ आ गया। तो ये टूट करके फिर इतना बड़ा ये अपना शरीर का निर्माण कर लेगा, ठीक है। और ये यहाँ से टूट करके फिर इतना ये पूरा शरीर का निर्माण कर लेगा, ठीक है। ये जो प्रक्रिया है ये स्पाइरोगायरा और शैवाल में होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, खंडन। जो खंडन मतलब ये होता है कि एक एक पार्ट टूट करके नया जो शरीर का निर्माण कर लेता है उसे हम लोग बोलते हैं खंडन, ठीक है। जैसे मान लो कि स्पाइरोगायरा है, ये इसको हम, और स्पाइरोगायरा जो है और हरी शैवाल, ये तालाब सब देखा है तुम लोग, तालाब जो है, तालाब के ऊपर या कहीं जहाँ पर वो हरा हरा जो दिखाई देता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं शैवाल, ठीक है। तो वो क्या है कि एक एक टूट करके फिर नया बन जाता है, ठीक है। देखो इसका यह जो है जब यह टूटती है तो प्रत्येक टुकड़ा नया स्पाइरो वगैरह बन जाता है। अभी पता है इमेज में कि एक जब टूट रहा है तो उसी का टूटा हुआ से फिर नया बना रहा है, और फिर दूसरा जो टूट रहा है उससे भी नया बन रहा है, ठीक है। देखो ये जो है ये ग्रीन एल्गी या स्पाइरोगायरा, ठीक है, दोनों हम ले लिए। इसमें जो है, इसमें क्या है कि ये यहाँ से यहाँ देखो, ये इसका अंदर सारा चीज है, इसका न्यूक्लियस, इसका जो सेंट्रोपियर, सारा चीज इसका है। तो ये क्या होता है कि ये पहले ना इस प्रकार का था, ये पहले मिला हुआ था टोटल, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि यहाँ से टुकड़ा हो करके ये नया जीव बन गया, फिर ये नया जीव बन गया। और फिर मान लो कि अगर ये यहाँ से यहाँ इसको ये टुकड़ा कट गया तो क्या हुआ कि कट करके ना फिर नया जीव बना लेता है ये, ठीक है। ये कट करके नया जीव बना लेता है। सेम इसी प्रकार का प्रोसेस दोनों में होता है, एल्गी और स्पाइरोगायरा में, ठीक है। तो ये एल्गी है, ठीक है, ये टूट करके नया जीव बना लेता है। जैसे यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको काट लिए तो ये काट करके तो ये जो टुकड़ा बचा ये फिर नया प्रकार का चेन बना लेगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे कि कली द्वारा जनन, ठीक है, जिसे हम लोग मुकुलन बोलते हैं और इंग्लिश में बडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखें थर्ड में है कलिंग द्वारा जनन, जिसे हम लोग मुकुलन बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बडिंग, ठीक है। इसमें जो है जब किसी जीव के शरीर पर एक छोटी कली बग निकलती है और वह पूरे शरीर नए जीव में विकसित हो जाती है तो उसे हम लोग कली द्वारा जनन कहते हैं या हम लोग मुकुलन कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग मुकुलन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रा के बारे में सुना है तुम लोग, हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है, ठीक है। मुकुलन एक विधि है, क्या है, मुकुलन एक विधि है जिसको हम, ये बग जो है ना कली, ठीक है, ये एक इमेज ले लेते हैं, रुको इसकी जो, अच्छा पहले इसका प्रक्रिया पहले देख लो। इसकी जो प्रक्रिया जो है ना, शरीर पर एक उभार बग बनता है, उसके बाद वह बढ़कर नए जीव बन जाता है और नए जीव अलग होकर स्वतंत्र रूप से जीवित रहने लगता है। इसकी क्या है, इसकी विशेषताएं, प्रक्रिया जो है कि इसका शरीर जो है, शरीर पर एक उभार मतलब बग कुछ कली निकल आता है, उस कली धीरे धीरे बढ़ करके नया जीव बन जाता है, ठीक है। और नया जीव अलग होकर स्वतंत्र रूप से विकसित होने लगता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं मुकुलन, ठीक है, मुकुलन। कली द्वारा जनन, इंग्लिश में बडिंग, ठीक है। अब इसका उदाहरण देख लो। उदाहरण एक
चलो इसका उदाहरण देख लो। फर्स्ट में आ जाएगा ईस्ट और दूसरा में आ जाएगा हाइड्रा। ठीक है, इसका उदाहरण में क्या होगा, ईस्ट और हाइड्रा। ठीक है, देखो ये जो है ये हाइड्रा है, तो हाइड्रा में क्या हुआ कि इसमें कुछ कली निकला है। देखो ये यहाँ पर जो है कुछ कली निकल रहा है। ठीक है, ये कली धीरे धीरे निकल करके क्या किया, ये अपने जैसा नए जीव का निर्माण कर लिया। ठीक है, और ये फिर टूट करके फिर स्वतंत्र रूप से जीने लगता है। जैसे पहले यहाँ पर कुछ छोटा सा कली था, उसके बाद देखो कली से ही इतना बड़ा हो गया, पूरा आकार में वृद्धि कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से ये टूट जाता है। ठीक है, और ये यहाँ से टूट करके और फिर नया जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है, नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो इस जो ये सारा प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, खंडन विधि। ठीक है, खंड होकर के टूट जाना। ठीक है, तो ये सबसे पहले किस में होता है, हाइड्रा और ईस्ट में होता है। ठीक है, खंडन। तो अभी देखो यहाँ पर जो है ये फिर इसके बाद ये जो कुछ इसका जो फिलामेंट जैसा ये दिख रहा है, इसमें भी कुछ कली निकलेगा। इसके बाद ये जो कली जो निकला, इसके बाद इसमें भी धीरे धीरे ये अपना नया जीव बना लेता है। उसके बाद फिर ये टूट जाएगा और फिर वो स्वतंत्र रूप से जीने लगता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खंडन। ठीक है, तो इसका उदाहरण हमें याद रखना है। अब देखो बीजाणु जनन। ठीक है, स्पेयर फॉर्मेशन। ठीक है, अब बीजाणु जनन, बीजाणु जो जनन जो है वो कुछ जीव जो है बीजाणु जो है वो एक सेकेंड रुको, बीजाणु इमेज वाला यहाँ हम इधर कर देते कितना अच्छा रहता। चलो छोड़ो, जीवाणु नहीं, बीजाणु जनन। ठीक है, बीजाणु जनन जो है कुछ जीव बीजाणु बनाते हैं, कुछ जीव जो है बीजाणु बनाता है। देखो कुछ जीव बीजाणु बनाते हैं, ये छोटे हल्के और कठोर कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तो ये अंकुरित होकर नया जीव बना लेता है। ठीक है, तो जैसे सीड्स हो गया ना, कुछ सीड्स हो गया, जब उसको जैसे हम गेहूं का सीड्स, कुछ भी सीड्स हम लेते हैं तो जो है कठोर और हल्का रहता है। जब परिस्थितियां अनुकूल जब हो जाता है तो ये अंकुरित होकर नया जीव बनाता है। ठीक है, इसको सीड्स जो है ना वो बीजाणु जनन ही है। ठीक है, अब 4 नंबर में पॉइंट में है कि बीजाणु जनन। ठीक है, तो बीजाणु जनन क्या है, अब ये देख लेते हैं। कुछ जीव बीजाणु बनाते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटे हल्के और कठोर कोशिकाएं होती है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तो ये अंकुरित होकर नए जीव बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है
ये कुछ जीव बीजाणु बनाते हैं। ये बहुत छोटे, हल्के, कठोर कोशिकाएं के होते हैं। ठीक है, जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तो ये अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये सिंपल एकदम सीधा बात बोल रहा है कि ये कठोर होता है, हल्का होता है। जब ये परिस्थितियां अनुकूल के बारे में बोल रहे हैं, मतलब जब ये पर्यावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे जैसे मौसम होता है ना, मौसम पर ये निर्भर करेगा। ठीक है, इसका उदाहरण में देख लो। उदाहरण में हो गया फफूंद। ठीक है, फंगस, फफूंद हो गया फंगस। और दूसरा में हो गया फफूंद जो है ना, ब्रेड पर उगने वाला फफूंद। ठीक है, इसका उदाहरण जो है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में हो गया फफूंद। ठीक है, फंगस, फंगस क्या है? कभी इससे देखा है ब्रेड, पाव रोटी जिसको बोलते हैं, ब्रेड जो है, कभी देखना कि अगर बाहर में या कुछ वातावरण में छोड़ देगा तो उस पर हरा जैसा कुछ निकल आता है। ठीक है, तो उसे हम जैसे देखो ब्रेड। ठीक है, इसका उदाहरण जो है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में हो गया फफूंद। ठीक है, फंगस, फंगस क्या है? कभी इससे देखा है ब्रेड, पाव रोटी जिसको बोलते हैं, ब्रेड जो है, कभी देखना कि अगर बाहर में या कुछ वातावरण में छोड़ देगा तो उस पर हरा जैसा कुछ निकल आता है। ठीक है, तो उसे हम जैसे देखो ब्रेड पर उगने वाले फफूंद। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? राइजोप्स। ठीक है, जो हरा जैसा होता है ना, ये ब्रेड हो गया, इसको हम बाहर में अगर रख देंगे तो ये हरा जैसा कुछ ऐसे निकल आता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फफूंद, फंगस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर पॉइंट में है कि वनस्पति जनन। ठीक है, वनस्पति जनन ये जो है, जब पौधे का कोई भाग जैसे जड़, तना, पत्ती पौधा बना देता है तो इसे वनस्पति जनन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कुछ गुलाब का पौधा है, उसके बाद क्या किया, उसको हम, उसका जो पौधा है उसका जो तना है काट लिए, उसके बाद कोई गमला में गाड़ दिए तो उस तना से ही फिर बड़ा सा पौधा बना लेता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कटिंग करते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कि कलम कटा हुआ है। ठीक है, तो उससे हम लोग बोलते हैं कटिंग। तो ये भी वन पेरेंट का हो गया, क्योंकि इसको काट करके गाड़ दिए तो फिर पूरा ये अपना स्वतंत्र होकर के जीने लगता है। ठीक है, और जैसे आलू भी देखना, उसको काट करके कहीं गाड़ देंगे तो उससे आलू से ही फिर नया उसका पौधा बन जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लो। आलू के आँख, आलू जो है, ये आलू है। ठीक है, इसका कुछ आँख निकला हुआ है, तो हम क्या किए, इसको यहाँ से काट लिए, काट करके इसको हम गमला में गाड़ दिए। ठीक है, इसको हम गमला में गाड़ दिए, तो इसके बाद क्या होगा कि इससे नया पौधा बन जाएगा। ठीक है, इससे नया पौधा बन जाएगा इसका आँख से। ठीक है, इसका दूसरा में देखो गुलाब, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कलम कटिंग। ठीक है, कलम, तो ये गुलाब का है, तो इसमें हम क्या किए कि यहाँ से इसको काट लिए, काट करके इसको भी हम गमला में गाड़ दिए, इसको भी हम गमला में गाड़ दिए। तो जब इसको गमला में गाड़ दिए तो ये जो इसका जो तना है, इस तना से ही पूरा फिर इसका जो पौधा है गुलाब का, वो बन जाता है, तो नया जीव बन रहा है। तो एक ही वन पेरेंट, इसमें वन पेरेंट का ही काम हो रहा है। ठीक है, ये अलैंगिक जनन का ही प्रक्रिया है। ये सारा आलू हो गया, गुलाब का पौधा हो गया, तना जो हो गया काट करके। ठीक है, और इसमें तीसरा में देखो मनी प्लांट, तने से ही होता है। जैसे मनी प्लांट देखो, छोटा छोटा जो पेड़ पौधा जो रहता है उसको काट करके, उसका जो तना काट करके फिर नया पौधा जो निर्माण करता है वन पेरेंट का होता है। ठीक है, तो सारा जो प्रक्रिया है वो किसका है? अलैंगिक जनन का है। ये सारा जो तीनों प्रक्रिया है, ठीक है, ये कौन सा है? अलैंगिक जनन।
ये सारा अलैंगिक जनन का है, ठीक है, वन पेरेंट, वन पेरेंट का होता है, ठीक है। अब देखो, अब यहां से फिर इंपॉर्टेंट आ गया लैंगिक जनन, ठीक है। अब उधर हम पहले पढ़े अलैंगिक जनन, अब इधर पढ़ेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो है सेक्सुअल रिप्रोड्यूशन, ठीक है, ये जो है जब दो माता पिता, ठीक है, इसमें दो पेरेंट का काम होता है। जब दो माता पिता, एक नर और एक मादा फीमेल भाग लेते हैं और उसके सेक्स सेल का संयोग फ्यूजन होकर युग्मनज, जिसे हम लोग जाइगोट बनता है, तो इस प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? लैंगिक जनन। जब दो माता पिता, ठीक है, एक नर एक मादा, मेल और फीमेल भाग लेते हैं और उनके सेक्स सेल का निर्माण होकर युग्मनज बनता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। और लैंगिक जनन में वन पेरेंट का बात हो रहा था, अब लैंगिक जनन यहाँ से टू पेरेंट का हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा? टू पेरेंट। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं मुख्य चरण, मेन स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब मुख्य चरण में इसका क्या हो जाएगा कि लैंगिक जनन तीन मुख्य चरणों में होता है। लैंगिक जो जनन है वो तीन मुख्य चरणों में होता है, ठीक है। ये कितने चरणों में होता है? ये तीन चरणों में होता है, ठीक है। फर्स्ट चरण में हो गया गैमेट्स का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। फर्स्ट में आ गया गैमेट्स का निर्माण। ये जो है गैमेट्स का निर्माण। अब देखो, अब दूसरा में आ जाएगा निषेचन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब थर्ड में आ जाएगा भ्रूण विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। इसमें क्या था कि ये जो लैंगिक जनन जो है ये तीन मुख्य चरणों में होता है। फर्स्ट में आ गया गैमेट्स का निर्माण, दूसरा में आ गया निषेचन, तीसरा में आ गया भ्रूण विकास, ठीक है। ये गैमेट्स जो है अभी अंडाणु और शुक्राणु, ये दो जब मिलता है उसे हम लोग गैमेट्स बोलते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं एक एक करके। गैमेट्स निर्माण, गैमेट्स का निर्माण कैसे होता है अब इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, नर जीव शुक्राणु बनाता है, ठीक है। नर जो है मेल जो है नर जीव वो शुक्राणु बनाता है, स्पर्म, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, और फीमेल जो है मादा जो है वो अंडाणु बनाता है, ठीक है, एक, ठीक है। तो गैमेट्स का निर्माण, ये जब दोनों मिल करके तो इस पर जब दो मिल करके जब बनता है ना उसे हम लोग बोलते हैं गैमेट, ठीक है। गैमेट जब दोनों मिलता है, नर जनन से स्पर्म और मादा जनन से एक, ठीक है। इसकी विशेषताएं देख लो। ये हेपेरॉइड, ठीक है, ये जो है ये हेपेरॉइड कोशिकाएं होती है। इसमें आधे गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं, नर और मादा में आधे आधे होते हैं, ठीक है। ये जब ये मिलते हैं तो पूरा सेट बन जाता है, ठीक है। जब ये मिलता है तो किसमें देखो, मेल में 23 और फीमेल में
23, दोनों मिल करके कितना हुआ है 46। तो 46 जब, तो ये हो गया 23 जोड़े, ठीक है। ये जो 23 जोड़े हो गया, ये जब दोनों मिल जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं गैमेट्स, ठीक है। तो ये पूरा सेट बन रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, गैमेट्स, ठीक है। इसके देखो गैमेट्स क्या होता है, देखो गैमेट्स वे विशेष प्रजनन कोशिकाएं होती है जो लैंगिक जनन में भाग लेती है। गैमेट्स क्या है, गैमेट्स वे विशेष प्रजनन कोशिकाएं होती है जो लैंगिक जनन में भाग लेती हैं, ठीक है। क्या है कि प्रजनन अंग की सबसे मुख्य ये विशेषताएं हैं, ठीक है, जो लैंगिक जनन में भाग भी लेता है। अब इसका नेक्स्ट देखो, गैमेट्स की विशेषताएं हैं। देखो गैमेट्स की विशेषताएं हैं, अब इसमें जानेंगे गुण और विवरण। देखो कोशिका प्रकार, एकल मतलब हेपेरॉइड यानी n गुणसूत्र होते हैं। इसमें जो है एकल प्रकार का यानी n गुणसूत्र होता है। और दूसरा में हो गया कि निर्माण स्थान, इसका निर्माण स्थान कहाँ होता है, विशेष जनन अंगों में होता है, ठीक है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य जो है निषेचन के समय वापस में मिलकर नए जीव बनाता है। शुक्राणु प्लस अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु जब मिल जाता है, ठीक है, तो उसे गैमेट्स का निर्माण होता है। कहां ध्यान है तुम्हारा, देखो इसमें जो है इसका गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, मनुष्य में 23 गुणसूत्र होता है, ठीक है। शुक्राणु 23 और अंडाणु 23, कुल 46 होता है, ठीक है। मनुष्य में जैसे शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल करके 46 होगा, 23 मेल, ये मेल पार्ट से और ये फीमेल पार्ट से, दोनों मिल करके कितना हो रहा है 46, ठीक है। अब देखो स्पर्म क्या है, स्पर्म जो है क्या है, अब इसके बारे में जानेंगे। शुक्राणु वह सूक्ष्म कोशिका है जो नर के जननांग टेस्टिस में बनती है और यह अंडाणु से मिलकर युग्मनज जायगोट बनाती है। शुक्राणु क्या है, शुक्राणु वह सूक्ष्म कोशिका है जो नर के जनन अंग टेस्टिस में बनती है और यह अंडाणु से मिलकर युग्मनज बनाते हैं, उसे हम लोग शुक्राणु कहते हैं, ठीक है। देखो फिर इसकी संरचना देखो, इसकी संरचना में आ गया कि शुक्राणु बहुत छोटे और तैरने योग्य होते हैं। इनके 3 भाग होते हैं। शुक्राणु जो है वो छोटा होता है प्लस तैरने योग्य, मतलब कि ये पानी में जैसे मछली सब तैरता है ना, उस प्रकार का होता है ये, ठीक है। और ये 3 भाग, इसका जो है ये 3 भाग होता है। फर्स्ट में आ जाएगा हेड, सिर। इसके अंदर सिर जो है, सिर में नाभिक और एक्रोस होता है, ठीक है। उसके बाद मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है, जो ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद थर्ड में हो जाएगा पूंछ जो है ये तैरने में काम देता है, ठीक है, गति करने में सहायता।
सी हेड में क्या आ गया, नाभिक और एक्रोम। उसके बाद मध्य में क्या आ जाएगा, मिडिल में माइटोकॉन्ड्रिया, और पूछ टेल में क्या हो जाएगा, ये जो है गति में सहायता करता है, फ्लेज्म। चलो अभी इसका जो है, इसका हम इमेज देख लेते हैं। ये पूरा पार्ट हो गया शुक्राणु, ठीक है, और ये भी पूरा पार्ट शुक्राणु का है। ये ऊपर वाला ढक्कन है, इसको हम हटा दिए हैं, ठीक है। ये शुक्राणु है। शुक्राणु के अंदर क्या क्या होता है देखो अच्छा से। सबसे पहले यहाँ पर अक्ष फिलामेंट, अक्ष फिलामेंट होता है, इस प्रकार का होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है कि ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस बोलते हैं। देखो यहाँ पर उसमें क्या पीछे पीछे क्या था कि देखो पीछे में क्या था कि ये गति करने में सहायता होता है। पूछ जो है, तो अगर गति करेगा तो उसको तो कुछ चाहिए ना, तो ऊर्जा कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करता है तैरने के लिए। उसके बाद देखो ये इसका नाभिक हो गया, केंद्रक हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो ये छोटा छोटा जो इस प्रकार जो दिख रहा है ना, ये है गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स, ठीक है। उसके बाद ये जो है, ये हो गया लाइसोसोम्स, ठीक है, लाइसोसोम्स। उसके बाद ये जो है, ये अग्रपिंडक, ठीक है, ये क्या है, अग्रपिंडक, ठीक है। ये जो है, ये अंडाणु को भेदने में काम करता है। अंडाणु को भेदने का मान होता है मतलब कि उसको अंदर जाना, ठीक है। तो ये कौन काम करता है, अग्रपिंडक, ठीक है, ये इसका हेड, ठीक है। उसके बाद इसमें होता है मेम्ब्रेन, झिल्ली भी होता है, जो ये झिल्ली है, ये सारा जो है। उसके बाद देखो यहाँ तारक केंद्रक भी होता है यहाँ पर, जो कंट्रोल करता है इसको, ठीक है। इस प्रकार का इसका पूंछ भी होता है, ठीक है, ये पूंछ है, टेल। तो ये जो है, ये शुक्राणु का चित्र था, इमेज, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है देख लिया यहाँ से, लाइसोसोम्स, गुणसूत्र, केंद्रक, तारक केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, पूंछ, अक्षीय फिलामेंट, झिल्ली, सुरक्षा कवच, ये जो केंद्रक है, और इसके अंदर ये जो नाभिक, ये नाभिक हो गया, और गुणसूत्र हो गया। इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कवच है, देखो यहाँ पर दिख रहा है कवच, ये सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अब देखो इसका जो हेड जो है, इसका सिर जो है, इसमें नाभिक होता है, इसमें केंद्रक होता है, जिसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक्रोसोम नामक ढक्कन होता है, जो अंडाणु की झिल्ली को भेदने में मदद करता है। इसका जो हेड जो था, हेड, तो ये क्या काम करता है, इसके अंदर नाभिक था, केंद्रक था, तो इसमें 23 गुणसूत्र होता है। इसके ऊपर एक्रोसोम नामक ढक्कन होता है, जो अंडाणु की झिल्ली को भेदने में मदद करता है, ठीक है। अब देखो इसका नेक्स्ट, देखो एक्रोसोम क्या है, ठीक है। एक्रोसोम क्या है, जिसे हम लोग अग्रपिंडक,
अग्रपिंडक हेड वाला जो सबसे ऊपरी वाला भाग है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अग्रपिंडक। ठीक है, इसकी विशेषताएं देखो। अपने अग्रपिंडक के बारे में कार्य देख लेते। ठीक है, अग्रपिंडक के बारे में इसकी कार्य जो है, यह शुक्राणु के सिर के ऊपर एक टोपी जैसी संरचना होती है। इसमें विशेष पाचक एंजाइम भी होता है। ठीक है, ये एंजाइम है। इसका महत्व जो है, यह एंजाइम अंडाणु की बाहरी सुरक्षा परत को घुलने या भेदने में मदद करते हैं, जिसमें निषेचन संभव हो पाता है। ठीक है, तो ये जो है अग्रपिंडक क्या काम करता है कि अंडाणु के अंदर जाने के लिए ये विशेष प्रकार का एक एंजाइम छोड़ता है, जिससे घुलने और भेदने में मदद करता है। ठीक है, अब देखो इसका मध्य भाग जो है, इसका मध्य भाग, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो ऊर्जा देते हैं। ठीक है, इसका पूछ हो गया, शुक्राणु की तैरने में मदद करती है ताकि वह अंडाणु तक पहुंच सके। ठीक है,